नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में जो यूनिट 1 है उसकी बहुत ही शॉर्ट वीडियो बनाई है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, ये सिलेबस दिया गया है। हिस्ट्री, एवोल्यूशन, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पेरिफेरल डिवाइस, एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट एंड नंबर सिस्टम। तो ये आपका यूनिट 1 का सिलेबस है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसको हम लोग ने बहुत ही कम पन्नों में इसको डिस्क्राइब किया है और इसको यूनिट 1 को हम लोग ने बहुत ही आराम से कम समय में 10 से 20 मिनट की वीडियो रहेगी और हमने इसको कम समय में इसको कंप्लीट कर दिया है। तो बस आप क्या करते हैं, इस वीडियो को देखिए और यूनिट 1 को आप आराम से तैयार कर लीजिए। 10 क्वेश्चन तो इससे ज़रूर ही आएंगे। कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया, एएसआई हो गया, यूपी ट्रिपल एससी हो गया, कहीं भी कोई भी परीक्षा हो तो उसमें हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर ज़रूर पूछी जाती है। तो इसमें 10 से 12 क्वेश्चन ज़रूर रहते हैं और इस तरीके से आप अपना यूनिट 1 को कवर कर सकते हैं। आगे वाले जितनी भी यूनिट हैं आपको यहाँ पे इस चैनल पर ट्रिक कोचिंग सेंटर पर पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर कंप्यूटर का इतिहास के बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। तो कंप्यूटर का इतिहास क्या है? कंप्यूटर का इतिहास बहुत ही पुराना है और यह है हज़ारों वर्षों से गणना करने के लिए, तो कैलकुलेट करने के लिए ही कंप्यूटर का इस्तेमाल हुआ था और कंप्यूटर कैलकुलेशन के लिए ही बना था। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बढ़ती गई और कंप्यूटर हम लोगों की आम ज़रूरत में आ गया। और चलिए देखते हैं कि कंप्यूटर का स्टार्ट कहाँ से हो। तो प्राचीन में गणना यंत्र कहते थे और अबेकस जो इसका फाउंडेशन में है। अबेकस पहला गणना करने का उपकरण उपकरण था। अबेकस क्या था? एक इस तरीके का अबेकस एक डिवाइस था जहाँ से कैलकुलेशन हमारा स्टार्ट हुआ। लगभग 3000 ईसा पूर्व चीन में विकसित हुआ था। तो चाइना इसे इसका अबेकस का फाउंडर है और जोड़ घटाव गुणा भाग के लिए ये किया जाता था। उसके बाद आपका पास्कल लाइन आया जो कि 1662 में ब्लेज पास्कल नामक एक फ्रांसीसी गणितज्ञ थे। इन्होंने मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार किया जिसको पास्कल लाइन कहा गया। फिर हमारे चार्ल्स बेबेज आए जिन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। इन्हीं को फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। ही इज़ द मैन हु इज़ बिहाइंड द कंप्यूटर सिस्टम। और ये जो आप वीडियो देख रहे हैं चार्ल्स बेबेज की ही देन है कि इन्होंने कंप्यूटर का आविष्कार किया और आज हम लोग टेक्नोलॉजी को यूज़ कर पा रहे हैं। 1830 के दशक में बेबेज ने डिफरेंस इंजन नामक इंजन का निर्माण किया और इसे एनालिटिकल इंजन नाम दिया गया जिसको विकसित किया गया। उन्हें कंप्यूटर का जनक, फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। फिर आई लेडी एडा। जो लेडी एडा थी ये मदर ऑफ कंप्यूटर है। तो इन्हें शी इज़ द ये पहली प्रोग्रामर है लेडी एडा। इन्हें एडा लवलेस के नाम से भी जाना जाता है। कंप्यूटर का विकास, फिर एवोल्यूशन ऑफ द कंप्यूटर, हाउ कंप्यूटर एवोल्यूशन इज बीन स्टार्टेड। तो कंप्यूटर का विकास समय समय के साथ नई तकनीकी साइज, गति, क्षमताओं के आधार पर होता गया और इस विकास को समझने के लिए इसे हम लोग ने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में डिवाइड किया है। तो क्या हुआ कि कंप्यूटर के विकास को हम लोग जानने के लिए हम लोग ने कंप्यूटर को जनरेशन में बांट दिया और किस तरीके से जनरेशन स्टार्ट होती है। तो कंप्यूटर की जो पीढ़ियाँ स्टार्ट होती हैं, जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर, हाउ कंप्यूटर हैज़ बीन डिस्क्राइब। तो सबसे पहले देख लेते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आपकी 1940 से 1956 के बीच में हुई। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या थे? वैक्यूम ट्यूब्स वर यूज। तो वैक्यूम ट्यूब यूज होते थे। तो वैक्यूम ट्यूब इसका मुख्य घटक था। और भाषा कौन सी थी? भाषा थी आपकी बाइनरी लैंग्वेज थी, 0 और 1। तो विशेषता बहुत बड़ा आकार होता है और ये बहुत अधिक बिजली की खपत करता था। उदाहरण के लिए ईएनआईसी और यूनिवैक एक वैक्यूम ट्यूब आधारित कंप्यूटर थे। फिर सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आई। सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में 1956 से 1963 के बीच सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थे। इसके इस्तेमाल में आपके ट्रांजिस्टर यूज़ हुए और इसमें जो लैंग्वेज यूज़ हुई वो बाइनरी के बाद असेंबली लैंग्वेज स्टार्ट हुई। तो असेंबली लैंग्वेज छोटे आकार के तेज गति के
और सस्ता पर कम गर्मी करते थे। और इसके उदाहरण हैं आपके IBM 1401 और IBM 7094। फिर आपकी थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट हुई। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या हुआ, 1964 से 1971 के बीच थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट हुई। और इसमें क्या यूज़ हुआ, इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होते हैं, IC सर्किट इसको शॉर्ट में बोला जाता है। और इसका फुल फॉर्म जरूर आता है परीक्षाओं में कि IC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो IC का फुल फॉर्म आपका इंटीग्रेटेड सर्किट हो गया। और भाषा इसमें कौन सी लैंग्वेज यूज़ हुई, तो इसमें हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ हुई जो कि सी कोबोल फोर्टेन। तो क्वेश्चन आपका आ जाता है कि व्हाट इज़ द हाई लेवल लैंग्वेज, उसमें ऑप्शन दिया जाएगा कि हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है, तो उसमें सी आपका ऑप्शन सही होगा। तो विशेषता क्या होती है, ये छोटा आकार का होता है, मल्टी प्रोग्रामिंग होता है, मल्टीपल प्रोग्रामिंग के साथ होता है। और IBM 360 सीरीज जो कि आपकी इसके साथ लॉन्च हुई थी। फिर फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ही एक ऐसी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है जिसमें माइक्रो प्रोसेसर 1971 से 2010 तक की ये जो कंप्यूटर स्टार्ट हुआ और ये इसने क्रांति ला दी। तो इसमें क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, एक इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, LSI एंड VLSI के रूप में होते हैं। और ये पर्सनल कंप्यूटर का विकास यहीं से हुआ। और इसमें क्या होता है, GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ये ऑप्शन में जरूर पूछा जाता है, इसका शॉर्ट फॉर्म GUI का फुल फॉर्म क्या होता है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या होता है कि जो ग्राफिक से हम लोग जो यूज़ करते हैं वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस सिस्टम होते हैं। और इसका उदाहरण क्या था, इंटेल 4004, एप्पल मैकिन्टोश और IBM PC थे। अब जो जनरेशन हमारी 2010 के बाद से जो चल रही है, जो AI पे आधारित है, तो इसको फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। तो फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हमारी कौन सी है, ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें मुख्य घटक क्या होता है, ULSI और AI, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सब आपकी AI, ये फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सो इसमें आप क्या होता है कि जो हम लोग कुछ ChatGPT हो गया या डार्क डीप सीक हो गया, ये चाइना ने अभी लॉन्च किया है, तो इस तरीके से जो ऑटोमेटिक रिजल्ट हम लोगों को, कुछ भी हम लोग अपनी क्वेरी लिखते हैं तो वो पाइथन लैंग्वेज यूज़ करके हम लोगों को रिजल्ट दे देता है। तो ये हमारा AI पे आधारित है। अब इसमें उदाहरण के लिए जो स्मार्टफोन हो गया, सुपर कंप्यूटर हो गया, तो क्वांटम कंप्यूटर हो गए, तो ये हमारे फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पे आधारित है। चलिए इसके कुछ प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, अबैकस का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता था। तो अबैकस का उपयोग आपका सी ऑप्शन, गणना करने के लिए किया जाता था। फिर कंप्यूटर के जनक को किसे कहा जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यही पूछते हैं। तो कंप्यूटर के जनक, फादर ऑफ कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज है। फिर पहली प्रोग्रामर, तो हु शी वॉज, लेडी एडा, एडा लवलेस। फिर प्रथम पीढ़ी, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में किस तकनीक का प्रयोग किया गया था। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आपके वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया गया था। फिर सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया गया, तो सेकंड जनरेशन में आपका ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया था। फिर अगले प्रश्न पे आता है, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की पहचान कीजिए। तो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आपका IC यूज़ हुआ था, इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ हुए थे। फिर माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किस पीढ़ी में हुआ था, तो माइक्रो प्रोसेसर का आपका प्रयोग चौथी, फोर्थ जनरेशन में हुआ था। फिर पर्सनल कंप्यूटर PC का लोकप्रिय कब हुए थे, तो आपका जो PC है ये लोकप्रिय आपका फोर्थ जनरेशन में स्टार्ट हो गए थे। फिर AI पे आधारित किस पीढ़ी में रहा है, तो ये AI आधारित आपका फिफ्थ जनरेशन में, फिफ्थ जनरेशन इज AI जनरेशन। फिर 11वें प्रश्न पे आते हैं, कंप्यूटर का विकास किस पर आधारित होता है, तो ये प्रोसेसिंग क्षमता और तकनीक के आविष्कार पर होता है। फिर ENIAC में कंप्यूटर किस तकनीक पर आधारित था, तो ENIAC आपका वैक्यूम ट्यूब पे आधारित था। चलिए यहाँ पे आपकी पार्ट यूनिट 1 का जो पार्ट 1 है वो कंप्लीट हुआ। अब चलिए उसमें कंप्यूटर सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर पर आते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, तो कंप्यूटर सिस्टम में विभिन्न घटक और कंपोनेंट्स से मिलकर बना होता है जो आपस में मिलकर काम करते हैं। मुख्यतः इसमें शामिल क्या है, मुख्यतः इसमें इनपुट यूनिट होती है जो डेटा और निर्देश कंप्यूटर को भेजने में कार्य करती है। उदाहरण के लिए क्या करते हैं, तो इनपुट आपके कीबोर्ड और माउस हो गए। फिर मेमोरी यूनिट भी चाहिए होती है, तो
इसमें पूछा गया तो कंप्यूटर के घटक पूछे गए हैं। तो घटक क्या होते हैं कि जो मेन पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, बिना इन सब के कंप्यूटर एक कंप्यूटर सिस्टम नहीं बन सकता। तो सबसे पहले आपके लिए इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका इनपुट यूनिट, कि किस चीज़ से आप इनपुट करेंगे या कोई किस तरीके से आप कंप्यूटर को निर्देश भेजने में कौन सा पार्ट होता है। तो इसमें कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। फिर मेमोरी यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि डेटा निर्देश को अस्थायी रैम या रोम के रूप में संग्रहित करती है। तो हमारी दो तरीके की मेमोरी होती है, रैम और रोम, रीड ओनली मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर सीपीयू आ गया पार्ट। तो सीपीयू का, जो कि कंप्यूटर का आपका मस्तिष्क होता है। सीपीयू आपका क्या होता है, कंप्यूटर का ब्रेन होता है। बिना सीपीयू के, जैसे कि हमारे ह्यूमन बॉडी में ब्रेन हमारा मेन पार्ट ऑफ द बॉडी होता है, वैसे ही कंप्यूटर का जो मेन पार्ट होता है वो सीपीयू होता है। इसमें क्या दो पार्ट होते हैं, इसमें एएलयू होता है, एक अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट जो कि गणना और निर्णय करने की क्षमता रखता है, तथा कंट्रोल यूनिट जो कि निर्देशों को नियंत्रित करता है। फिर आउटपुट यूनिट प्रोसेस किए गए डेटा को उपयोग करता दिखाता। तो बिना देखने के लिए हम लोग मॉनिटर, और किसी चीज़ को प्रिंट या सॉफ्ट हार्ड कॉपी में लेने के लिए हम लोग प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं। अब चलिए दूसरा पार्ट आ गया आपका हार्डवेयर। अब हार्डवेयर क्या होता है कि हार्डवेयर वे सभी भौतिक फिजिकल घटक होते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं। तो हार्डवेयर क्या होता है कि जो जिस चीज़ को हम लोग टच कर सकते हैं या जिस चीज़ को हम लोग महसूस कर सकते हैं वही हमारा हार्डवेयर हो गया। तो कंप्यूटर में जिस चीज़ को हम लोग छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वही हमारा हार्डवेयर हो गया। तो हम सीपीयू को छू सकते हैं, मॉनिटर को छू सकते हैं, कीबोर्ड को छू सकते हैं, माउस को छू सकते हैं, हार्ड डिस्क को छू सकते हैं, रैम को छू सकते हैं, प्रिंटर को छू सकते हैं, मदरबोर्ड को छू सकते हैं। और जो चीज़ हम लोग स्पर्श कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वही हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर। अब सॉफ्टवेयर की बात आते हैं। तो सॉफ्टवेयर की परिभाषा क्या है? सॉफ्टवेयर वह प्रोग्राम होता है जो हार्डवेयर के कार्य को करने का निर्देश देता है। तो सॉफ्टवेयर कितने तरीके के होते हैं? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो सिस्टम के अंदर होता है। तो ये विंडो, लाइनक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये तीन तरीके के सिस्टम होते हैं। देखिए विंडोज़ क्या होता है? विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनक्स क्या है? लाइनक्स एक ओपन सोर्स सिस्टम है। और मैक्स क्या है? मैक ओएस क्या है? ये एप्पल का है। और इन ये भी होता ओपन सोर्स ही है, लाइनक्स का ही काम होता है। पर मैक ने, एप्पल वालों ने क्या किया है, अपना खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना रखा है जो कि उसको मैक ओएस का नाम दिया है, और जो अपने मैक के डिवाइस में ही चलता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या हो गया? अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिससे हमारी कोई एप्लीकेशन चलती है, जैसे कि हमारे सिस्टम में एम एस वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, फोटोशॉप हो गया, जो भी जो एप्लीकेशन हो गई, जो EXE फाइल से जो बाइंड अप होती हैं, वही हमारी कंप्यूटर के अंदर जो एप्लीकेशन चला सकें, तो उनको हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो हमारे कंप्यूटर की क्षमता को बढ़ाए, जैसे कि एंटीवायरस हो गया, डिस्क क्लीनर हो गया। तो वो कंप्यूटर के लिए यूटिलिटी का काम करते हैं। फिर पेरिफेरल डिवाइस। पेरिफेरल डिवाइस की परिभाषा पढ़ लेते हैं। ये ऐसे डिवाइस होते हैं जो कंप्यूटर से जुड़कर इनपुट, आउटपुट या स्टोरेज का कार्य करते हैं। अब हमारे पेरिफेरल डिवाइस देखिए, इसमें यूनिट में दिया गया है पेरिफेरल डिवाइस। तो पेरिफेरल डिवाइस क्या होते हैं? इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ये एक पेरिफेरल डिवाइस है जो कि हमारा इनपुट डिवाइस में आते हैं। आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं? जो कि हमें चीज़ को, जिससे हम लोग आउटपुट ले सकते हैं। तो हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं, मॉनिटर में देख रहे हैं ना, तो वहाँ से हम लोगों का जो डाटा आउटपुट हो रहा है, बाहर आ रहा है, तो वो मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया। जिस चीज़ से हमारा डाटा बाहर आएगा वो हमारा आउटपुट यूनिट में आता है, और जिस चीज़ से हमारा डाटा कंप्यूटर में अंदर जाता है वो हमारा इनपुट डिवाइस होता है। स्टोरेज डिवाइस क्या होता है? हार्ड डिस्क होती है, पेन ड्राइव होती है, एसएसडी होती है। एसएसडी का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है। आजकल लेटेस्ट एसएसडी चली हुई है क्योंकि ये बहुत फास्ट होती है, कैपेबल होती है। और हार्ड डिस्क में क्या होता है? हार्ड डिस्क में बूट सेक्टर होते हैं, एक डिस्क होती है जिस पर डाटा फिक्स चढ़ा होता है। और ये थोड़ा, इसमें दिक्कत क्या आती है कि अगर ये गिर जाए या कुछ हो जाए तो हार्ड डिस्क में हमारा डेटा लॉस होने के ज़्यादा चांस होते हैं। और एसएसडी क्या होती है? एसएसडी एक सर्किट बेस्ड आधारित है, और
सर्किट बेस्ड आधारित होने पर यह अगर फिजिकल डैमेज भी ज़्यादा हो जाए तो भी एसएसडी से डाटा आपका रिकवर हो जाएगा। तो एसएसडी बहुत फास्ट होती है, और जैसे जैसे कंप्यूटर का विकास हो रहा है तो मैम कंप्यूटर बड़े से बिल्कुल माइक्रो तक पे चले गए हैं कंप्यूटर, तो इसी की वजह से एसएसडी का उपयोग होने लगा है। अब हम लोग टॉपिक 5वें पे आते हैं, एल्गोरिथम। अब एल्गोरिथम क्या होता है? तो एल्गोरिथम एक निश्चित क्रम में दिए गए स्टेप का समूह होता है जो किसी समस्या का समाधान करते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल हो गया कि चाय हम लोग बना रहे हैं, चाय बनाना, तो चाय बनाने के लिए भी हम लोग एक एल्गो के हिसाब से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग भगोना लेंगे, भगोने में पानी डालेंगे, पानी डालेंगे, जब पानी गर्म होगा फिर चाय पत्ती डालेंगे। तो उसको स्टेप बाई स्टेप जब हम लोग करते चले जाएंगे तो लास्ट में छन्नी के छानने तक से लेके कप में रखने तक हमारा चाय जो बनी है उसमें कई स्टेप लगे हैं। तो उसी पे आधारित हम लोग एल्गोरिथम को भी पढ़ते हैं। तो कोई भी चीज़ करते हैं तो अगर हम लोग स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो उसको ही हम लोग एल्गोरिथम कहते हैं। मान लीजिए कि दो संख्या हम लोग की है, ए और बी एग्जाम्पल दिया गया है। अब ए और बी का हम लोगों को योग निकालना है, तो ए प्लस बी का योग निकालेंगे तो पहले क्या करेंगे कि दो संख्या होनी चाहिए हमारे पास। जैसे मान लीजिए 2 + 4 है तो इसका एल्गो लिखना है। तो स्टेप 1 में पहले दो संख्या हमने ले ली, 2 और 4 ले ली, फिर दोनों का योग जोड़ लिया। तो स्टेप 2 में पहले 2 + 4 किया तो यहाँ 6 आया। फिर हम लोग स्टेप 3 में यहाँ आंसर हम लोग 6 लिखेंगे। फिर यहाँ पे हमारा जब जो प्रश्न किया गया था यहाँ पे एंड हो जाएगा। तो ये हमारा एल्गोरिथम हो गया। अब फ्लो चार्ट पे आते हैं। फ्लो चार्ट क्या होता है? फ्लो चार्ट एक आरेख डायग्राम होता है जिससे कि प्रक्रिया के स्टेप को चिन्हों द्वारा दिखाया जाता है। जैसे कि एल्गोरिथम तो हम लोग स्टेप के हिसाब से लिखते हैं, पर फ्लो चार्ट क्या होता है कि किस तरीके से हमारा हम लोग कोई भी काम कर रहे हैं तो उसको उदाहरण के दिखाने के लिए। तो जैसे कि मान लीजिए उसी योग का, जैसे वो जो पहले एग्जांपल दिया था उसी का निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, इसको इस तरीके से करते हैं, फिर इनपुट को इस तरीके से करते हैं। और ये जो लाइन आपको दिख रही है ये फ्लो लाइंस होती हैं, ये भी आपसे पूछ लेता है। फिर यहाँ हम लोग ने दोनों को पहले दो दो इनपुट लिए, 2 + 4 लिया, यहाँ पे दोनों को ऐड किया तो यहाँ हमारा 6 आया। फिर यहाँ पे डिस्प्ले हम लोग ने 6 आंसर दिखा दिया, एंड हो गया। अब चलिए देखते हैं फ्लो चार्ट का जो सिंबल होता है वो किस तरीके से होता है। तो ओवल, ये जो एंड और स्टार्ट होता है ये हमारा इस तरीके का सिंबल होता है। फिर रेक्टेंगल किस लिए होता है, ये प्रोसेस के लिए होता है। और फिर हम लोगों को कहीं जब डिसीजन लेना होता है, जैसे मान लीजिए डिसीजन लेना है तो डिसीजन के लिए हम लोग डायमंड शेप का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे करते हैं यस या नो। तो इस तरीके से हम लोग डिसीजन लेते हैं, यस और नो। उस तरीके से हम लोग डायमंड शेप का यूज़ करते हैं। और एरो क्या होती है, ये फ्लो लाइंस होती हैं जो स्टेप को फॉलो करती हैं। तो यही हमारे 4-5 तरीके के सिंबल होते हैं। फिर संख्या प्रणाली में आ जाइए। नंबर सिस्टम हो गया। संख्या प्रणाली वह तरीका है जिसमें हम अंकों को कंप्यूटर में दिखाते हैं। जो हमारा कंप्यूटर होता है यह हम लोगों की आम भाषा नहीं समझता है, ये कुछ ऐसी भाषाएं समझता है जो कि कंप्यूटर के जो जनक थे उन लोगों ने उस तरीके से कुछ ऐसी तरीके बनाए, कुछ ऐसी लैंग्वेज बनाई जिससे कंप्यूटर को अपने हिसाब से समझने में। तो चलिए देख लेते हैं। अब देखिए डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। डेसिमल क्या होता है? तो डेसिमल आपका जिसका बेस 10 होता है उसको हम लोग डेसिमल कहते हैं। अब इस डेसिमल में कितने अंकों का प्रयोग करते हैं? तो डेसिमल आपको 0 से 9 के बीच में प्रयोग करते हैं। तो डेसिमल अगर कोई भी पूछेगा कि कोई डेसिमल संख्या लिखिए तो डेसिमल संख्या आपकी की 2, 4, 5, 2, 6, 9 ऐसे करके होती है। फिर बाइनरी, बाइनरी का बेस क्या होता है? बाइनरी का बेस आपका 2 होता है, हमेशा बाइनरी का बेस 2 होता है। और ये
0 से लेके 1 के बीच में होती है। तो इस तरीके की जो डिजिट जो कंप्यूटर हमारा समझता है, कंप्यूटर हमारा पहले बाइनरी डिजिट को ही समझता है, फिर उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करता है, तो जिसका बेस 8 होता है। तो ऑक्टल जो संख्या होती है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होती है और 7 पे एंड हो जाती है, उसी का बेस 8 होता है। और इसका उदाहरण 75 हो गया। फिर हेक्साडेसिमल जिसका बेस 16 होता है, 16 बेस होता है, तो हेक्साडेसिमल 0 से 9 के बीच की संख्या लेता है और फिर उसके बाद ए से एफ के बीच में संख्या लेता है। जैसे एग्जांपल 2A हो गया। उदाहरण के लिए जैसे बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन करना होगा, तो बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन में 10 10 मान लीजिए, इसको ये बाइनरी संख्या है, यहाँ 0 1 का इस्तेमाल हुआ है, इस बाइनरी है, इसको हम लोग को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, तो इसको 1 इंटू 2 के पावर 3, 0 इंटू 2 के पावर 2, 1 इंटू 2 के पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 के पावर 0। तो यहाँ पे जो हमारा आया 8020। तो यहाँ पे इसको कन्वर्ट किया तो हमारा आंसर आया 10। तो इस तरीके से बाइनरी टू डेसिमल का कन्वर्जन हो जाता है। यहाँ पे आपकी यूनिट 1 समाप्त हो गई। अब यूनिट 2 पे देखते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको कमेंट बॉक्स में इसकी पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।